हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम इस चैप्टर को रीड कर चुके हैं, जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को रीड कर चुके हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के पार्ट्स, जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। और इसके हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि इन्वायरमेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। नेचुरल होता है और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होता है। नेचुरल इन्वायरमेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें से हमने पढ़ा था ये फिजिकल इन्वायरमेंट, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, इसको भी रीड कर चुके हैं। और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, द बायोस्फेयर, इसको भी रीड कर चुके हैं। इकोसिस्टम को रीड कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट को आज चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। The human-made environment is that which is created when human beings interact with the natural environment. It consists of the built environment, which includes building, railway tracks and bridges, and the socio-cultural environment, which includes family, school and college community, country, religion, music and dance and cinema. तो क्या क्या चीज़ें आती हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हम अपने आप तैयार करते हैं, ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। इसमें ये रेलवे ट्रैक्स, बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, स्कूल कॉलेज हैं, हमारी फैमिली है, हमारी सोसाइटी है, कम्युनिटी, रिलीजन, म्यूज़िक, डांस, सिनेमा और जितनी भी कल्चरल और फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी हमारी किस में आती हैं? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में। ठीक है। Human beings adapt themselves to the natural environment by making modification in their shelter, food and clothing. They also modify the natural environment to suit their social, biological, economic and cultural needs. It means कि हम environment में उन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से modify करते हैं जो हमें सूट करें। जैसे जंगल है, जंगल को रहने लायक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें सड़कें बनाते हैं, घर बनाते हैं और अपने हिसाब से उसमें काफ़ी चीज़ें बदलाव करते हैं। जो ज़रूरत के पेड़ होते हैं उनको छोड़कर बाकी के पेड़ हम काट देते हैं और अपने लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स वगैरह ये बना लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है कि पहले जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो चारों तरफ जंगल ही जंगल था। तो ऐसे ही इंसान ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई का मतलब समझ गए ना, बदलाव करना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो अपनी कल्चरल नीड्स, अपनी इकोनॉमिक नीड्स की ज़रूरत पूरा करने के लिए हम लोग पर्यावरण के साथ थोड़ी वो छेड़छाड़ करते हैं। पीपुल हु लिव इन हॉट वेट कोस्टल एरिया लाइक केरला और कोस्टल उड़ीसा ट्रेडिशनली ईट राइस एंड फिश। जो कोस्टल एरिया है केरला एंड उड़ीसा, यानी कि जो समुद्र के किनारे के जो स्टेट हैं, वहाँ के रहने वाले लोग क्या खाते हैं? ट्रेडिशनली राइस एंड फिश, यानी कि चावल और मछली, क्योंकि वहाँ आसानी से चावल और मछली मिल जाता है। चावल आसानी से उगाया जा सकता है, वहाँ की जलवायु ऐसी है, और मछली वहाँ इसलिए आसानी से मिल जाती है क्योंकि समुद्र के किनारे रहते हैं। तो वही उनका मेन फूड हो गया है। और पहनते क्या है? दे आल्सो वियर कॉटन क्लोथ विच कीप देम कूल एंड लिव इन हाउसेज विच स्लोपिंग रूफ्स सो दैट रेन कैन रन ऑफ ईजिली। तो वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं स्टूडेंट्स? जहाँ पे जो वेट एरिया होता है, जैसे कि हवा में नमी होती है, तो वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अपने यहाँ कभी कभी हवा में नमी होती है, बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो कितनी गर्मी हो जाती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि हवा में नमी होती है। तो जो वेट एटमॉस्फेयर होता है उसमें गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे उमस भरी गर्मी होती है। इसलिए वहाँ के लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं गर्मी में, जो आरामदायक होते हैं। और अपनी छतों को वो कैसे बनाते हैं? अपने मकान की छतों को स्लोपिंग रूफ बनाते हैं, इस तरीके के, जैसे आपकी बुक में ये दिया गया फिगर। ठीक है। पानी गिरता है तो छत पे रुकता नहीं है, इस तरह की छतें वहाँ पे बनाते हैं जिससे कि बारिश का पानी छतों पे ना रुके। इसका कारण ये है कि जो कोस्टल एरिया के जो स्टेट हैं वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ गए? पीपल हु लिव इन द आइसी रिचेस ऑफ लद्दाख वियर वूलन क्लोथ्स एंड ट्रेडिशनली ईट फूड बेस्ड ऑन बार्ली एंड व्हीट। जो लद्दाख के लोग हैं, लद्दाख जानते हैं, जो नॉर्थ है भारत का, बिल्कुल नॉर्थर्न स्टेट है, बिल्कुल उत्तरी राज्य। वहाँ पे लद्दाख में एक तो आइसी है, मतलब बर्फीला एरिया है, बर्फ़ गिरती रहती है। वहाँ के लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लोथ। और खाते क्या है? बार्ली एंड व्हीट, गेहूँ और ज्वार, नॉट जौ और गेहूँ। बार्ली एंड व्हीट मतलब जौ और गेहूँ, ज्वार नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स।
People who live in places like Punjab and Uttar Pradesh, which have very cold winters and hot summers, dress and eat according to the season. जो पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जैसे अपने यहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो यहाँ पे जब ज़्यादा गर्मी होती है और ज़्यादा सर्दी होती है, तो वैसे ही एटमॉस्फेयर के और सीज़न के हिसाब से हम लोग अपनी ड्रेस चेंज कर देते हैं। सर्दियों में हम लोग स्वेटर पहनेंगे और गर्मियों में हम लोग कॉटन के कपड़े और हल्के कपड़े पहनेंगे, ठीक है। फूड ड्यूरिंग विंटर इंक्लूड्स आइटम्स दैट आर एनर्जी गिविंग सच एज टिल, सीसम, ग्राउंडनट, जैगरी, मस्टर्ड ऑयल etc। तो सर्दियों में खाने में क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं जो एनर्जी देने वाली चीज़ें होती हैं। तो टिल का मतलब क्या हुआ, ये टिल मतलब तिल का तेल, ग्राउंडनट है मूंगफली का तेल, जैगरी जो गुड़ होता है, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल। तो ये एनर्जी देने वाले ऑयल हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। इन दिनों में खूब पूड़ी कचौड़ी और आलू के पराठे बना के हम लोग खाते हैं, खूब तली हुई चीज़ें खाते हैं सर्दियों में, है ना। इन समर आइटम्स विच हाई वाटर कंटेंट, जब समर आता है, गर्मी आती है, तब हम लोग ज़्यादा पानी वाली चीज़ें खाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और सर्दियों में ज़्यादा एनर्जी देने वाली चीज़ें कौन सी होती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैट और बसा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ऊपर आपने जो भी चीज़ें देखी, ग्राउंड नट है, जैगरी है, मस्टर्ड ऑयल, ये एनर्जी देते हैं। और जब गर्मियों में हमें ज़्यादा पानी वाली चीज़ें चाहिए होती हैं, जिनमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऐसे टाइम पे हम गर्मियों में क्या खाते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, बटर मिल्क, वाटरमेलन, तरबूज है, कोकम्बर है, ये सभी चीज़ों को हम कंज्यूम करते हैं। पीपल दस आर एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड कंडीशन एंड स्ट्राइक अ बैलेंस विद द इन्वायरमेंट बायोलॉजिकली। तो इस तरह से लोग बायोलॉजिकली इन्वायरमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ह्यूमन्स आल्सो चेंज देयर इन्वायरमेंट टू सूट देयर नीड्स। द अर्ली ह्यूमन्स slept on trees and caves and foraged for their food. With the passage of time, humans started changing the natural environment to their advantage with the help of varied skill and technologies. They started building houses to live in. They discovered minerals and invented machines. The growing population and increasing demand for goods resulted in rapid industrialization and mass production. तो स्टूडेंट्स, जब इंसान टेक्नोलॉजी को नहीं जानता था, तो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करता था, सर्दियों से बचाने के लिए, सर्दी से रक्षा करने के लिए वो पेड़ों की छाल, पत्ते से अपने आप को बचाता था, अपने आप को ढक लेता था, ठीक है। जो उसके मन में आता था, कभी जानवरों के, मरे हुए जानवरों की खाल ओढ़कर वो अपने आप को सर्दी से बचाता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया, इंसान ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीख लिया। जैसे उसने आग का आविष्कार किया, धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ, तो समय गुजरता गया, उसने नए नए आविष्कार करना सीख लिया। इन्वायरमेंट के साथ में उसने रहना सीखा, इन्वायरमेंट को चेंज करना सीखा, पेड़ों को काटना सीखा, आने जाने के साधन उसने बनाए, बैलगाड़ी बनाई। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, समय के साथ में बदलाव हुआ और उसने टेक्नोलॉजी को अपनाया। टेक्नोलॉजी का उसने फ़ायदा उठाते हुए उसने अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के साथ में एडजस्ट करना सीख लिया। वो घर बनाना सीखा उसने रहने के लिए। उसके बाद उसने मिनरल्स की खोज की और मशीनों को बनाया। आज हम जो कुछ मशीनें देख रहे हैं वो इंसान की इसी खोज का परिणाम है। और उसने पॉपुलेशन को भी बढ़ाया, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी और उसकी डिमांड बढ़ी। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। बड़े छोटी जो चीज़ें छोटे पैमाने पर बनती थी वो बड़े लेवल पर बनने लगी। इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी कि औद्योगिकरण हुआ। बहुत सारी उद्योग बने, फैक्ट्रियाँ बनी, कारखाने बने। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, इंसान समय के साथ में अपना इन्वायरमेंट खुद बनाता रहा। तो आप देख रहे हैं कि एकदम गांव से कस्बे, कस्बे से शहर और शहर से महानगर बन गए, और यही महानगर मिलकर बड़े बड़े राज्य और देश बनाते चले गए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह की प्रोग्रेस देखना चाहते हैं कि इंसान की अर्ली ह्यूमन से इतना आधुनिक जो मॉडर्न कैसे बना, तो आप देखना चाहें सबसे पहले किसी गांव का सीन देखिए। गांव से किस तरह से शहर बना। आज से 20 साल पहले किसी गांव को देखिए और 20 साल पहले का कोई गांव अगर आपने देखा हो और अब का गांव, उसमें कितना परिवर्तन आ गया। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, लोग बैलों से खेत जोता करते थे। बाद में ट्रैक्टर आ गया, बैलों की जगह पर ट्रैक्टर आ गया, मशीन ने जगह ले ली। कच्चे जगह पे पक्के मकान बनने लगे, पक्के मकान की जगह पे अब 2 मंजिल बनने लगे, अब 2 मंजिल की जगह पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनने लगी। तो ये हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन और एटमॉस्फेयर के साथ में बदलाव।
ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। टू सेटिस्फाई देयर एवर इंक्रीजिंग वांट्स द नेचुरल इन्वायरमेंट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड indiscriminately by humans. This is leading to environmental degradation. Environmental degradation is the process by which the environment is increasingly polluted, overexploited and destroyed. The Amazon rainforest is being cut down at a rapid rate. Large areas of forest have been cut for timber, for cultivation और settlements. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चिंताजनक बात है कि जब इंसान की जो ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, वो अपनी इंक्रीजिंग वांट्स को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करता है, यानी उसका शोषण करता है। अंधाधुंध कटाई, पेड़ को काटना शुरू कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों की ज़रूरत पड़ती है तो वो सोचता है कि हाँ जंगलों को नाश कर दें, जंगलों का विनाश करके वो ज़मीनें जो है उनको समतल करता है। फिर ज़मीनों पर बड़े बड़ी बिल्डिंगें और फैक्ट्रियाँ बनती हैं, स्कूल और कॉलेज, अस्पताल ये बनते जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? जब इंसान की ज़रूरतें ज़्यादा पूरी होती हैं, वो इन्वायरमेंट से ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें लेता है, तो इसको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं, यानी कि पर्यावरण का विनाश। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ये कैसी प्रोसेस है? इसमें क्या होता है कि पॉल्यूशन बढ़ता है। ओवर एक्सप्लॉइटेड मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का शोषण करना और विनाश करना, डिस्ट्रॉय करना। जैसे ज़्यादा पानी, पहले क्या होता था, नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी हम लोग यूज़ करते थे। अब आदमी क्या करता है कि 2 बाल्टी पानी के नहाने के बजाय समरसेबल चालू करता है और 1 ड्रम पानी फैलाता है। देखा आपने? तो इसको हम क्या कहते हैं? ओवर एक्सप्लॉइटेशन, किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है पानी को बचाने के लिए, हवा को बचाने के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। गवर्नमेंट कहती है, आपने देखा यूपी गवर्नमेंट कितने सारे पेड़ लगवा चुकी है, इसीलिए क्योंकि ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो। तो ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी चीज़ का जब एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान होगा। ज़रूरत से ज़्यादा जब वाहन चलते हैं तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अच्छे समझ चुके होंगे। तो इन सभी चीज़ों का असर आपने देखा। क्या कहा गया है इसमें? अमेज़न जो रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न का रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। इसको बहुत तेज़ी से, रैपिड रेट से काटा जा रहा है। इसका जो लार्ज एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कट चुका है। किसके लिए? टिम्बर के लिए। टिम्बर और कल्टीवेशन और सेटलमेंट, यानी सेटलमेंट मतलब घर बनाना, मकान बनाना, यानी कि वहाँ के लोग अब रहने के लिए जब ज़मीन कम पड़ रही है तो पेड़ों को काट रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? पर्यावरण का विनाश होता जा रहा है। द टीचर एंडेड द लेसन बाय सेइंग टुडे, यानी कि टीचर कौन? मैं। और क्या कहते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा। पहले आप इस देखो, चैप्टर ख़त्म बाद में करें, पहले इसे देखो। ये इनरिचमेंट एक्टिविटी है, इनको आप एक बार से पढ़ लेना। क्या करना है आपको? स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड नोट डाउन एनी डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ यू मे नोटिस बिटवीन। कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं, आप समझ लीजिए। एक तरफ हरा भरा एरिया है, एक तरफ रेगिस्तान है। तो आप देखते हो जहाँ पर पेड़ नहीं है, अगर पेड़ ना हुए तो ये हालत हो जाएगी। अगर ये इन चीज़ों को हमने ख़त्म कर दिया तो हमें ऐसा देखने को मिलेगा। ये समझाया गया इसमें। ठीक है, तो इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चीज़ देखनी है? इसमें कहा गया टीचर क्या कह के इस चैप्टर को ख़त्म करेगा, मैं बता देता हूँ। वी हैव मैनी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ टू एड्रेस लाइक डिफॉरेस्टेशन, पोचिंग, ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन, हंगर एंड स्ट्रेवेशन, ये होता है। पॉवर्टी मतलब होता है बहुत ज़्यादा गरीबी, निर्धरता, जिसमें कि भूख और कुपोषण होता है। भूख मतलब इंसान को पूरा भोजन नहीं मिलता है और वो कुपोषित हो जाता है। पोचिंग का मतलब होता है जानवरों का शिकार, जंगली जानवरों का ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करना। डिफॉरेस्टेशन जंगल काटना। ओवर पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा प्रदूषण फैलाना। तो ये बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं। एयर पॉपुलेशन, वाटर पॉपुलेशन, लैंड पॉपुलेशन एंड नॉइज़ पॉपुलेशन, दे आर मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु आर फाइटिंग टू सेव द इन्वायरमेंट। दे आर कॉल्ड इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी कि इनको कहते हैं हिंदी में पर्यावरणविद। क्या कहते हैं? पर्यावरणविद, ऐसे लिखेंगे। पर्यावरणविद।
इनका काम क्या है? ये लोगों को जागरूक करते हैं। वी शुड डू ऑल वी कैन टू हेल्प देम सेव द इन्वायरमेंट। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को, हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, केवल पढ़ने तक सीमित ना हो, हमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेव करना होगा, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बचाना होगा। किन चीज़ों से? डिफॉरेस्टेशन से ज़्यादा कोशिश ये करें कि पेड़ों को ना काटा जाए। बिना पेड़ काटे ही हम लोग अपने घर बना लें, बिना पेड़ काटे ही हमारे काम चलते रहें। और अगर मजबूरी में पेड़ काटना पड़े तो एक पेड़ काटने की बजाय 2 पेड़ लगाएं, ठीक है। जंगली जानवरों का शिकार रोका जाए, ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, पॉपुलेशन भी ना बढ़े और ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पर अपनी गाड़ी या बाइक निकाल के चले जाते हैं। थोड़ी दूर पैदल जाना होता है 50 मीटर, वहाँ भी बाइक से चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा हम पेट्रोल डीजल जलाएंगे उतना ज़्यादा ही पॉल्यूशन होगा। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन, पानी को गंदा ना करें, नदियों में गंदे नाले ना छोड़ें। लैंड पॉल्यूशन, पॉलीथीन को यूज़ करने से लैंड पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना होगा और इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बच्चों आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप लोग एक बार रिवीजन करेंगे, अपने आप खुद पढ़ेंगे, वीडियो से ही नहीं। वीडियो से तो केवल आपको ये समझाया गया है, लेकिन आप जब तक खुद अपने आप रीड नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा आपको कहाँ कहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हैं। कहीं पर अगर आप कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं तो आपका उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, ऐसा बोल दीजिए, मैं आपको समझा सकता हूँ, दोबारा वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक है। उसी चीज़ का दोबारा वीडियो बना के या वीडियो के थ्रू या फिर मैं उसी टाइम पे आपको वीडियो कॉल करके समझा सकता हूँ। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो चैप्टर आपको कैसा लगा ये? इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको स्कूल ऐप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।